मैं इस योग्य युवक को अपने पुत्र के रूप में गोद लेता हूं, लूसियस क्लॉडियस नीरो। रोम के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक बनने से पहले नीरो एक ऐसा बच्चा था जो सत्ता की खींचतान के बीच बड़ा हुआ। जिस परिवार में वह बड़ा हुआ, वह केवल सम्राट से खून का रिश्ता होना ही सुरक्षा के लिए काफी नहीं था, बल्कि तुम्हारा नाम और सिंहासन से जुड़ाव तुम्हें निशाना भी बना सकता था। नीरो का जन्म 15 दिसंबर 37 ईस्वी को एंटियम नामक नगर के तट पर हुआ था, जो आज इटली का हिस्सा है। उसका असली नाम लूसियस डोमिटियस अहेनोबार्बस था। उसकी मां का नाम एग्रिपीना द यंगर था, जो सम्राट कैलिगुला की बहन थीं। वो रोम के पहले सम्राट ऑगस्टस का पड़पोता भी था। इसी वजह से नीरो भी जूलियो क्लॉडियन परिवार का हिस्सा था, वह शक्तिशाली परिवार जिसने कई वर्षों तक रोमन साम्राज्य पर शासन किया। लेकिन उसका बचपन शांतिपूर्ण नहीं था। नीरो सिर्फ 2 साल का था जब कैलिगुला ने उसकी मां एग्रिपीना पर आरोप लगाया कि वो उसकी गद्दी छीनने की साजिश में शामिल है। आरोप कितना सच था, ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसे तुरंत सजा मिली। उसकी संपत्ति छीन ली गई और उसे एक छोटे द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। नीरो अपनी मां के बिना अकेला रह गया। कुछ महीनों बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। उस समय नीरो सिर्फ 3 साल का था। कैलिगुला की सरकार में उसके पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा भी छीन लिया गया। रोम के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक का बेटा होने से नीरो अचानक अपनी चाची पर निर्भर रहने वाला बच्चा बन गया। रोमन इतिहासकार सुवेटोनियस के अनुसार नीरो की देखभाल और शिक्षा सबसे पहले 2 असामान्य शिक्षकों ने की थी, एक नर्तक और एक नाई। रोम के समय में अमीर परिवार कलाकारों को नीची नजर से देखते थे, इसलिए यह कहानी दिखाती है कि अपनी मां द्वारा निर्वासित किए जाने के बाद नीरो की स्थिति कितनी गिर गई थी। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि नीरो के जीवन के बारे में कई विवरण इतिहासकारों ने उनकी मृत्यु के बाद लिखे थे। उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे लोगों से जुड़े थे जो सरकार से नाराज थे, इसलिए उनकी हर डरावनी कहानी को तुरंत सच मानना ठीक नहीं है। यह स्पष्ट है कि नीरो एक ऐसे संसार में बड़ा हुआ जो डर और विश्वासघात से भरा था। उसके चाचा कैलिगुला 37 ईस्वी में सम्राट बने थे। शुरुआत में कई लोग उसके नेतृत्व से खुश थे। वह प्रसिद्ध जनरल जर्मैनिक्स का बेटा भी था, इसलिए सैनिकों और आम रोमनों का उस पर बहुत भरोसा था। लेकिन समय के साथ उसके दुश्मन बढ़ते गए। उस पर जल्दबाज, शक करने वाला और क्रूर होने का आरोप था। शक होने पर वो किसी की पदवी, दौलत या जान भी ले सकता था। यहां तक कि उसके अपने भाई बहन भी उसके गुस्से से नहीं बच सके। इसी वजह से नीरो की कम उम्र भी उसकी रक्षा नहीं कर सकी। सम्राट का करीबी रिश्तेदार और ऑगस्टस का वंशज होने के कारण उसे भी सिंहासन के लिए खतरा माना जा सकता था। सब कुछ केवल 24 जनवरी 41 ईस्वी में बदल गया। जब कैलिगुला पैलेटाइन हिल के पास एक रास्ते पर चल रहा था, तभी प्रेटोरियन गार्ड के सदस्यों ने उस पर हमला कर दिया, जो कि सम्राट की रक्षा के लिए नियुक्त एक विशेष सेना थी। उसे कई बार चाकू मारा गया और उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी और छोटे बच्चे को भी मार डाला गया, ताकि कोई सीधा उत्तराधिकारी न रहे जो बदला ले सके या सत्ता का दावा कर सके। वो 4 साल का ही था जब उसे चाकू मारा गया। कैलिगुला की मौत के बाद अग्रिपीना का निर्वासन भी खत्म हो गया। वो रोम लौट आई और फिर से अपने बेटे के साथ रहने लगी। नीरो को उसकी काफी दौलत वापस मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी जिंदगी अब शांतिपूर्ण हो गई थी। नया सम्राट क्लॉडियस था, जो अग्रिपीना का चाचा और उसके पिता का भाई था। छोटे नीरो को अभी ये नहीं पता था कि ये बदलाव उसे पूरे रोमन एम्पायर की सबसे शक्तिशाली स्थिति के करीब ले जाएगा। एक बच्चे को जिसका नाम, परिवार और संपत्ति छिन चुके थे, धीरे धीरे सिंहासन के लिए तैयार किया गया। और वो इंसान जो उसे वहां बैठाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां थी। अब कैलिगुला की मृत्यु के बाद प्रेटोरियन गार्ड ने क्लॉडियस को नया सम्राट घोषित किया। वो अग्रिपीना के चाचा और शादी के जरिए नीरो के परदादा थे, और साफ कहें तो वो अग्रिपीना के पिता के भाई थे। क्लॉडियस ने सबसे पहले जो काम किया, उनमें से एक था अग्रिपीना को निर्वासन से वापस बुलाना। आखिरकार अग्रिपीना फिर से अपने बेटे के साथ मिल गई। उन्हें अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा का बड़ा हिस्सा वापस मिल गया, जो कैलिगुला के समय खो गया था। लेकिन अग्रिपीना जानती थी कि किस्मत फिर बदल सकती है। उसने सम्राट के फैसले से पैसे, परिवार और आजादी खो दी थी, इसलिए उसने रोम में अपने संबंध बनाने शुरू किए। उसने अमीर रोमन अधिकारी
गैयस सलुस्टियुस पासिएनुस क्रिस्पुस से विवाह किया। उसकी मृत्यु पर अग्रिप्पीना को उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिला। कुछ प्राचीन लेखकों के अनुसार अग्रिप्पीना ने पति को जहर देकर या मारकर उसकी संपत्ति पाई, लेकिन इसे साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। हो सकता है ये कहानियां उसे लालची और खतरनाक दिखाने के लिए बनाई गई हों। ये तो साफ है कि वो अमीर और ताकतवर महिला बन गई थी। 48 ईस्वी में क्लॉडियस ने अपनी पत्नी मिसालिना को मार डाला, जब उस पर धोखा देने, विश्वासघात और सम्राट के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया। क्लॉडियस बिना पत्नी के रह गए, जबकि उनका बेटा ब्रिटानिकस अभी छोटा था। यहीं पर अग्रिप्पिना ने नेरो को सिंहासन के करीब लाने का मौका देखा। 49 ईस्वी में क्लॉडियस ने अपनी ही भतीजी अग्रिप्पिना से शादी कर ली। रोम में इस तरह की शादी आम नहीं थी। इसे मंजूरी देने के लिए सेनेट को कानून बदलना पड़ा। क्लॉडियस की असली वजह क्या थी, ये हमें ठीक ठीक पता नहीं है। संभव है वो अपने परिवार के दोनों हिस्से एकजुट करना चाहता था। एग्रिप्पिना का नाम प्रभावशाली था, क्योंकि वह प्रसिद्ध जनरल हर्मैनिकस की बेटी और ऑगस्टस की रिश्तेदार थी। एग्रिप्पिना के लिए शादी का बड़ा फायदा साफ था। निर्वासित महिला से वो सम्राट की पत्नी बन गई। उसने नीरो को सत्ता के करीब पहुंचाया। 50 ईस्वी में क्लॉडियस ने औपचारिक रूप से एग्रिप्पिना के बेटे को गोद लिया। उस समय से पूर्व लूसियस डोमिटियस एहनोबार्बस को नीरो क्लॉडियस सीजर के नाम से जाना गया। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं था, गोद लिए जाने के कारण नीरो सम्राट का कानूनी बेटा बन गया और वो ब्रिटानिकस से भी बड़ा था, जो क्लॉडियस का असली बेटा था। इसी वजह से नीरो को अगले सम्राट के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। धीरे धीरे नीरो को उपाधियां और जिम्मेदारियां दी जाने लगीं। उसे जनता के सामने एक युवा उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया गया। उसे शासन के लिए तैयार बताया गया। उसका चेहरा सिक्कों पर छपने लगा। वो समारोहों में शामिल होने लगा और रोम के सैनिकों व नेताओं से मिला। एग्रिप्पिना ने बेटे की शिक्षा के लिए कुशल लोग नियुक्त किए, जिनमें प्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक सेनेका भी थे। दूसरे थे सेक्स्टस अफ्रानियस बुरस, जो प्रेटोरियन गार्ड के प्रमुख बने। उनकी मदद से नीरो ने सार्वजनिक भाषण, कानून और शासन के तरीके सीखे। नीरो को संगीत, थिएटर और रथ दौड़ का भी शौक था। ये रुचियां बुरी नहीं थीं, पर रोमन अधिकारियों की नजर में कलाकारों की इज्जत कम थी। उनके लिए जो सम्राट बनेगा, उसे सेना, कानून और सरकार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ पुराने किस्से नेरो को बिगड़ा और मुश्किल से काबू में आने वाला बताते हैं, लेकिन इन कहानियों में से ज्यादातर उसकी बदनामी के बाद ही लिखी गई थीं। इसलिए ये जानना आसान नहीं है कि क्या सच है और क्या बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। 53 ईस्वी में नेरो ने क्लॉडिया ऑक्टाविया से शादी की, जो क्लॉडियस और मेस्लिना की बेटी थी। यह एक राजनीतिक शादी थी। मुख्य कारण प्यार नहीं था। ये इसलिए था ताकि नेरो का सम्राट के परिवार से संबंध और मजबूत हो सके। लेकिन शादी से पहले ऑक्टाविया की सगाई एक युवक से तय हुई थी, जिसका नाम लूसियस जूनियस साइलानुस था। साइलानुस पर बहन से गलत संबंध का आरोप लगा और उसे पद से हटा दिया गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये आरोप उसे हटाकर नीरो को लाने के लिए लगाया गया था। साइलानुस ने क्लॉडियस और अग्रिप्पिना की शादी के दिन ही आत्महत्या की। कुछ वर्षों में नीरो को सिंहासन की कतार में पहले स्थान पर ला दिया गया। अब वह कानून के तहत सम्राट का बेटा था। वह सम्राट की बेटी का पति भी था। उसे महत्वपूर्ण अधिकारियों और प्रेटोरियन गार्ड का समर्थन प्राप्त था। इस बीच ब्रिटानिकस पीछे ही रहा। भले ही वो क्लॉडियस का असली बेटा था, वो नेरो से छोटा था और उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि उसे वही राजनीतिक उपाधियां और समर्थन मिल सकें। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटानिकस सही उम्र के करीब पहुंच रहा था, ताकि सरकार में उसकी बड़ी भूमिका हो सके, अगले सम्राट के लिए योजना बदल सकती थी। और 13 अक्टूबर 1354 ईस्वी में क्लॉडियस की अचानक मृत्यु हो गई। प्राचीन इतिहासकार नटासिटस, सुवेटोनियस और कैसियस डियो के अनुसार संभव है कि उसे मशरूम का जहर देकर मारा गया, जिसकी योजना अग्रिप्पिना या उसकी मां ने बनाई थी। लेकिन ये कहानियां घटना के कई साल बाद लिखी गई थीं और इनकी जानकारियां अलग-अलग हैं। इसी वजह से हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि क्लॉडियस की हत्या की गई थी। संभव है उसकी मौत बीमारी या प्राकृतिक कारणों से हुई हो।
असली वजह जो भी हो, सब कुछ नीरो के लिए तैयार था। रोम को सम्राट की मृत्यु की खबर मिलने से पहले एग्रिपिना ने महल पर नियंत्रण बनाए रखा। नीरो को प्रेटोरियन गार्ड के सामने पेश किया गया और सैनिकों ने उसे नेता मान लिया। 60 साल की उम्र में वो लड़का जो मां, संपत्ति और सुरक्षा से वंचित था, अपने समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया। नए सम्राट के पीछे अब भी वही व्यक्ति था जिसने उसके उत्थान की लगभग हर योजना बनाई थी, अग्रिप्पिना। नीरो के शासन की शुरुआत में साफ था कि सत्ता पर बेटा ही नहीं, मां भी काबिज होना चाहती थी। हालांकि ब्रिटानिकस क्लॉडियस का असली बेटा था, लेकिन वह केवल 13 साल का था और उसे शासन करने के लिए अभी परिपक्व नहीं माना जाता था। नीरो की उम्र 16 साल थी और उसे लंबे समय से जनता के सामने अगले सम्राट के रूप में पेश किया जा रहा था। 16 साल की उम्र में नीरो रोम का एकमात्र सम्राट बन गया। वह उस समय तक रोमन साम्राज्य का सबसे कम उम्र का शासक था, लेकिन अपने शासन के शुरुआती महीनों में वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। अग्रिप्पिना का प्रभाव इतना था कि नीरो के शासन के शुरुआती सिक्कों पर मां बेटे दोनों के चेहरे साथ दिखते हैं। यह एक स्पष्ट संदेश था कि केवल नीरो ही महल में सत्ता में नहीं था, सेनेका और बुरुस भी सरकार में शामिल थे। यही लोग युवा सम्राट की शुरुआती निर्णयों में उसकी मदद करते थे। शुरुआत में नीरो का शासन बहुत सतर्क था। उसने वादा किया था कि वह सेनेट का सम्मान करेगा और सरकारी मामलों और फैसलों में दखल नहीं देगा। उसके सलाहकारों ने भी भ्रष्टाचार को रोकने और कुछ दुरुपयोगी कर वसूलने वालों को रोकने की कोशिश की। इसी वजह से कई रोमनों की नजर में नए सम्राट की पहली छवि अच्छी बनी। लेकिन यह दावा सही नहीं कि उसने मौत की सजा, ग्लैडिएटर की लड़ाइयां या सभी हिंसक कार्यक्रम पूरी तरह प्रतिबंधित किए। ऐसी गतिविधियां उसके समय में भी जारी रहीं। उसके सलाहकारों ने उसे पिछले सम्राटों से अधिक शांत और नरम दिखाने का प्रयास किया। सरकार बाहर से अच्छी लग रही थी, लेकिन महल में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। अग्रिप्पिना चाहती थी कि बेटा उसकी बात माने, लेकिन जैसे जैसे नीरो बड़ा होता गया, उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी मां के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। अग्रिप्पिना को नीरो और उसकी पूर्व दासी अक्टे का संबंध पसंद नहीं था। ये उसकी परिवार के लिए बनाई सभी योजनाएं बिगाड़ सकता था। लेकिन नीरो ने मां की बात मानने के बजाय उससे दूरी बना ली। अग्रिप्पिना के कुछ कर्मचारियों को महल से हटा दिया गया। उसकी सुरक्षा और सरकारी भूमिका भी घटती गई। इसीलिए कहा जाता है कि अग्रिप्पिना फिर से ब्रिटानिकस के करीब आ गईं और शायद उसने क्लॉडियस के छोटे बेटे को नीरो के लिए चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया। अगर उसकी बात न मानी जाती तो वह सिंहासन के हकदार किसी और का समर्थन कर सकती थी, जो नीरो के लिए खतरनाक था। भले ही ब्रिटानिकस अभी सही उम्र में नहीं था, वो पिछले सम्राट का असली बेटा था। नीरो के दुश्मन उसे नए नेता के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। फरवरी 55 ईस्वी में ब्रिटानिकस अचानक उस समय मर गया जब वो सम्राट के परिवार के साथ खाना खा रहा था, उसके 14वें जन्मदिन से बस एक दिन पहले। प्राचीन रिपोर्टों के मुताबिक नीरो के आदेश पर उसे जहर दिया गया था। कहा जाता है कि पहले पेय गर्म किया, फिर उसमें जहर और ठंडा पानी मिलाया गया। महल से जुड़ी कई कहानियों की तरह हमारे पास यह साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ। कथित तौर पर नीरो ने कहा कि ब्रिटानिकस को सिर्फ उसकी पुरानी बीमारी ने घेरा था। संभव है कि बच्चा बीमार था, लेकिन क्योंकि उसकी मौत उस समय हुई जब वह राजनीतिक खतरा बन सकता था, कई इतिहासकार मानते हैं कि शायद नीरो ने ही उसे मरवाया था। ब्रिटानिकस की मौत के बाद क्लॉडियस का कोई भी बेटा नहीं बचा था जो सम्राट को चुनौती दे सके। लेकिन नीरो की समस्या एग्रिप्पिना के साथ अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपनी मां को शाही महल से निकालकर रोम के केंद्र से दूर उसके घर में भेज दिया। उसे कैद नहीं किया, लेकिन अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं थी। फिर भी अग्रिप्पिना अब भी जानी पहचानी और जुड़ी हुई थी। वह हर्मैनिकस की बेटी, कैलिगुला की बहन, क्लॉडियस की पत्नी और वर्तमान सम्राट की मां थी। जब तक वो जीवित थी, नीरो के दुश्मन उसका इस्तेमाल कर सकते थे। 59 ईस्वी में नीरो ने उसे हमेशा के लिए हटाने का फैसला किया। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार उसने अपनी मां को नेपल्स खाड़ी के पास एक भोज में बुलाया। अग्रिप्पिना को घर लौटते समय ऐसी नाव में बैठाया गया जो समुद्र में टूटने के लिए बनाई गई थी। कहा जाता है कि नाव का हिस्सा टूटा, लेकिन अग्रिप्पिना बच गईं और किनारे पहुंच गईं। नाव के डिजाइन
और अग्रिप्पिना के बचने के तरीके पर प्राचीन कथाओं में मतभेद हैं, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि पहली योजना असफल रही और फिर नीरो ने उसे मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा। मार्च 59 ईस्वी में अग्रिप्पिना को उसके घर में मार डाला गया था। कहा जाता है एक नाटकीय कहानी में कि उसने अपने पेट की ओर इशारा किया और वहां हथियार से वार करने या भोंकने को कहा, क्योंकि वहीं से उसने नीरो को जन्म दिया था। लेकिन हमें नहीं पता कि उसने सच में ऐसा कहा था या नहीं। यह भी हो सकता है कि यह पंक्ति सिर्फ कहानी को और नाटकीय बनाने के लिए जोड़ी गई हो। हत्या के बाद सरकार ने कहा कि अग्रिप्पिना ने सम्राट की जान के खिलाफ साजिश रची थी। उसकी मौत को नीरो की आत्मरक्षा के रूप में दिखाया गया, लेकिन बहुत से रोमनों के लिए एक सीधी और साधारण सच्चाई साफ थी। सम्राट ने अपनी ही मां को मरवा दिया। फिर भी नीरो की सरकार तुरंत नहीं गिरी। यहां तक कि सेनेट और सेना ने भी उसके समर्थन में संदेश भेजे। यह दिखाता है कि रोमन राजनीति में कभी-कभी अपनी सुरक्षा और सम्राट से अच्छे संबंध सच्चाई की तलाश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब नीरो और भी आजाद था, क्योंकि अग्रिप्पिना उसे रोकने के लिए नहीं थी। उसके साथ सेनेका और बुरुस मौजूद थे। धीरे धीरे उनकी सम्राट पर पकड़ कमजोर होने लगी और नीरो ने अपनी पसंद को ज्यादा वक्त देने लगे। उसे गाना, लायर बजाना, कविता लिखना, अभिनय और रथ दौड़ में भाग लेने का बहुत शौक था। आजकल नेताओं का संगीत और खेलों में रुचि लेना आम है, पर रोमन अभिजात वर्ग की सोच अलग थी। उनके लिए सम्राट को गरिमा, अनुशासन और ताकत दिखानी चाहिए थी। अभिनेता, गायक और रथ चालक उनके समाज में नीची हैसियत रखते थे। नीरो के जनता के सामने प्रदर्शन शुरू करने पर कई सेनेटरों ने इसे सम्राट के पद के लिए शर्मनाक समझा। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग उसे नापसंद करते थे। कुछ आम नागरिक उसे ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो सार्वजनिक शो, खेल और जरूरत के समय मदद देता था। उसे पूर्वी रोमन साम्राज्य के हिस्सों में भी समर्थन मिला, जहां ग्रीक संगीत, थिएटर और खेल प्रतियोगिताएं स्वीकार्य थीं। यहीं से समझ आता है कि नीरो को लेकर यादें क्यों अलग हैं। कई अमीर सेनेटरों के लिए वो ऐसा सम्राट था जिसे परंपरा का सम्मान नहीं था। वहीं कुछ साधारण रोमनों के लिए वो एक युवा शासक था जो मनोरंजन और आम लोगों की जिंदगी के ज्यादा करीब था। उसके बारे में लिखी गई ज्यादातर इतिहास उच्च वर्ग के लोगों से आई है, इसलिए हर कहानी को बिल्कुल सच मानने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। फिर भी इससे उसकी सरकार से जुड़े हत्याओं को नकारा नहीं जा सकता। 62 ईस्वी में बुरुस की मृत्यु हो गई। यह स्पष्ट नहीं था कि बीमारी कारण थी या कुछ और। इसके बाद नीरो के गलत फैसलों को रोकने वाला एक और अहम व्यक्ति भी दूर हो गया। सेनेका धीरे धीरे सरकार से दूर हो गए। उसी साल नीरो ने क्लाउडिया ऑक्टाविया को तलाक दिया, क्योंकि उनकी अरेंज्ड शादी खुश नहीं थी और उनके कोई संतान नहीं थी। इस बीच नीरो पोपेया सबीना के करीब आ गए, जो एक अमीर और शक्तिशाली महिला थीं जिन्हें वो शादी करना चाहता था। ऑक्टेविया पर आरोप लगाया गया कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती और व्यभिचार में लिप्त है। पहले तो उन पर एक दास के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि ये आरोप सिर्फ इसलिए लगाए गए ताकि नीरो के पास उन्हें हटाने का बहाना हो। ऑक्टाविया को निर्वासित कर दिया गया। खबर फैलते ही रोमवासियों ने विरोध किया। वे ऑक्टाविया को पसंद करते थे, क्योंकि वह शांत स्वभाव की क्लॉडियस की बेटी और पूर्व शाही परिवार की वैध प्रतीक थीं। कुछ समय के लिए यह खबर फैली कि उन्हें फिर से महारानी बनाया जा सकता है। लोगों ने पोपेया की कुछ मूर्तियां भी तोड़ दीं और ऑक्टाविया की तस्वीरों को फिर से सजाया गया। नीरो इससे खुश नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद ऑक्टाविया पर फिर से विश्वासघात का आरोप लगाया गया। उसे पांडेटेरिया द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया और जून 62 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। वो केवल 21 साल की थी। इसके बाद नीरो ने पोपेया से शादी कर ली। उनके एक बेटी हुई, लेकिन बच्ची कुछ ही महीनों में मर गई। सम्राट बहुत दुखी हुआ। 8 साल से कम समय में सिंहासन पर रहते हुए ब्रिटानिकस, अग्रिप्पिना और ऑक्टाविया मर चुके थे। हम इस पर बहस कर सकते हैं कि नीरो के बारे में कितनी रंगीन कहानियां बड़ा चढ़ाकर बताई गई हैं, लेकिन ये तीनों मौतें उसके नेतृत्व में एक स्पष्ट बदलाव दिखाती हैं। शुरुआत में उसके पास ऐसे सलाहकार थे जो उसकी शक्ति पर सीमाएं लगाते थे। अब शायद ही कोई बचा है जो उसे नहीं कह सके। और 18 जुलाई 64 ईस्वी की रात को
वो तबाही शुरू हुई जो आगे चलकर रोम के विनाश में नीरो के नाम से जुड़ गई। सर्कस मैक्सिमस के आसपास से एक बहुत बड़ी आग फैल गई। सिर्फ कुछ ही घंटों में इसने शहर की दुकानें, घर और संकरी गलियों को निगल लिया। लेकिन नीरो को दोष देने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना जरूरी है। जब आग लगी थी तब सम्राट असल में कहाँ था? असल में ये मशहूर कहानी सच नहीं है कि नीरो ने रोम जलते समय संगीत बजाया था। जब आग लगी थी वो शहर में मौजूद नहीं था। टैसिटस के अनुसार वह लौटकर राहत कार्यों में शामिल हुआ। उसने जिन लोगों ने अपना घर खो दिया था उनके लिए कुछ जगहें खोलीं, खाना दिया और अस्थायी आवास बनवाए। आग लगने के बाद सड़कों को भी चौड़ा किया गया और नई इमारतों को ज्यादा मजबूत सामग्री से बनवाया गया। लेकिन नीरो की प्रतिष्ठा भी खराब हो गई क्योंकि उसने आग से प्रभावित जमीन पर एक बहुत बड़ा महल बनवाया। इसे डोमस ऑरिया या गोल्डन हाउस कहा गया। इसी वजह से ये अफवाह फैल गई कि खुद नीरो ने रोम में आग लगवाई थी ताकि महल के लिए जगह मिल सके। कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर भी लोग उसकी ऐशो आराम की जिंदगी से नाराज होकर इस पर विश्वास करने लगे। इल्जाम हटाने के लिए नीरो ने रोम में ईसाइयों के एक छोटे समूह को सजा दी। टैसिटस के अनुसार कुछ लोगों को जानवरों के आगे डाला गया और कुछ को जला दिया गया। सही संख्या नहीं पता, पर सजा बेहद क्रूर थी। इसके बाद रोम को फिर से बनवाने, महल बनाने और महंगे सार्वजनिक शो करवाने की वजह से सरकार का खर्च और भी बढ़ गया। टैक्स बढ़ गए और सीनेटरों तथा अमीर परिवारों का गुस्सा और तेज हो गया। 65 ईस्वी में पिसोनियन साजिश उजागर हुई जिसमें नीरो की हत्या कर उसकी जगह किसी और को लाने की योजना थी। कई लोग गिरफ्तार, मारे गए या आत्महत्या के लिए मजबूर किए गए, जिनमें नीरो के पूर्व शिक्षक और सलाहकार सेनेका भी थे। ये साफ नहीं है कि वो योजना में थे या नहीं। इसी दौरान उनकी पत्नी पोपाएला सबीना की भी मौत हो गई। कुछ रिपोर्टों के अनुसार नीरो ने उन्हें गर्भवती होने पर लात मारी थी, लेकिन संभव है कि मौत गर्भावस्था की जटिलताओं से हुई हो। असली सच स्पष्ट नहीं है। इसके बाद नीरो एक मुक्त गुलाम स्पोरस के करीब आए। रिपोर्टों के अनुसार नीरो ने उसे नपुंसक करवाकर एक समारोह में विवाह किया। इससे रोमन अभिजात वर्ग और भी अधिक नाराज हो गया क्योंकि उनके लिए नीरो अब सम्राट के पद का सम्मान नहीं कर रहे थे। 66 ईस्वी में नीरो ग्रीस गए। उन्होंने गायन, अभिनय और रथ दौड़ में हिस्सा लिया। उन्हें हमेशा विजेता घोषित किया जाता था, भले ही वो मुकाबला पूरा ना कर पाते। कोई जज सम्राट को हारने की बात नहीं कहना चाहता था। यूनान में उनका खुशी से स्वागत हुआ क्योंकि उन्हें वहां की संस्कृति पसंद थी, जबकि रोम में उन्हें केवल प्रदर्शन में रुचि रखने वाला शासक माना गया। 68 ईस्वी आते आते विद्रोह शुरू हो गया। गॉल में गायुस जूलियस विंडेक्स ने विद्रोह कर स्पेन के हिस्से के गवर्नर गाल्बा का समर्थन किया। विंडेक्स हार गया, लेकिन गाल्बा को समर्थन मिला। बाद में प्रेटोरियन गार्ड, सीनेट और सैनिकों ने नीरो का साथ छोड़ दिया। जब उसने देखा कि अब उसके लिए कोई लड़ना नहीं चाहता, तो नीरो रोम से भाग गया। वह फॉन नाम के एक मुक्त गुलाम के घर में छिप गया। इस बीच उसे राज्य का शत्रु घोषित कर दिया गया। इसका मतलब था कि अब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और मार दिया जा सकता है। आखिरकार 9 जून ईस्वी सन 68 को जब सैनिक पास आ रहे थे तो उसके मुक्त गुलाम एपाफ्रोडाइटस ने उसकी मदद की कि वो खुद अपनी गर्दन में छुरा घोंप ले। नीरो सिर्फ 30 साल का था। उसकी मृत्यु से जूलियो क्लॉडियन वंश, जिसकी शुरुआत ऑगस्टस से हुई थी, समाप्त हो गया। पर रोम में शांति नहीं आई। एक ही साल में 4 सम्राटों ने बारी बारी से सत्ता संभाली। 69 ईस्वी को 4 सम्राटों का वर्ष के नाम से जाना जाता है। इससे साबित हुआ कि समस्या सिर्फ नीरो नहीं था और रोम में नए शासक चुनने का स्पष्ट तरीका नहीं था। लोगों की राय भी नीरो के बारे में एक जैसी नहीं थी। कई सेनेटरों और इतिहासकारों ने उसे उसके ऐशो आराम, हत्याओं और शक करने की आदत के कारण उससे नफरत की। लेकिन कुछ आम नागरिक और पूर्वी प्रांतों के लोग उसकी लगातार समर्थन करते रहे क्योंकि उसने सार्वजनिक कार्यक्रम करवाए और आग लगने के बाद मदद दी। संभव है उसके बारे में कुछ कहानियां दुश्मनों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश की हों, पर अहम घटनाएं फिर भी नहीं मिटीं। उसके शासनकाल में ब्रिटानिकस, अग्रिप्पिना और ऑक्टाविया की मौत हुई। ईसाइयों को सताया गया और उसके खिलाफ साजिश के बाद कई लोगों को मार दिया गया। नेरो की असली समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि वो कम उम्र में सम्राट बना। उसकी ताकत बढ़ने के साथ ही
उसे रोकने वाले लोग धीरे धीरे खत्म होते गए। जब उसने पूरी तरह नियंत्रण खो दिया, उसने रोम को बटा, डरा और सिंहासन के लिए लड़ता हुआ छोड़ दिया। मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा, इससे पहले कि हम समाप्त करें, टैसिटस के अनुसार उसने कुछ ईसाइयों को जंगली जानवरों के आगे फेंकवा दिया और कुछ को जला भी दिया। मृतकों की सही संख्या तो पता नहीं है, लेकिन यह साफ है कि सजा बहुत क्रूर थी। यही अत्याचार उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से नीरो ईसाई परंपरा में बुराई का प्रतीक बन गया। कुछ विद्वान उन्हें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में संख्या 666 से भी जोड़ते हैं। जब नीरो सीजर का नाम कुछ हिब्रू अक्षरों में लिखा जाता है और हर अक्षर को एक संख्या दी जाती है, तो कुल मिलाकर 666 निकल सकता है।